अस्सलाम वालेकुम। मैं योगी रियाज खोखर और आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल विद योगी रियाज। एक शख्स हर वक्त मुस्कुराता रहता था, भाग भाग के दोस्तों के काम करता था, बड़ी खुशगवार खूबसूरत जिंदगी गुजार रहा था कि अचानक वो बीमार हो गया। वो फिर किसी के काम नहीं आता था। जब कोई उससे कोई काम कहता तो उसका अपना फायदा सोचता कि इसमें मेरा क्या फायदा है। हर किसी से लड़ाई झगड़े करने लग गया, चिड़चिड़ा हो गया और अपनी जिंदगी को बिगाड़ते हुए आखिरी हालत में चला गया, यानी फौत होने के करीब आ गया। जब वो फौत हो रहा था तो उसने अपनी जिंदगी को पीछे देखा कि जब मैं बीमार नहीं था तो मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। हर शख्स मुझसे प्यार करता था, मैं हर के दुख सुख में शामिल होता था, हर के साथ मैं शरीक रह के इस लाइफ को एंजॉय कर रहा था। और उस बीमार होने के बाद उस बीमारी ने मुझे अकेला कर दिया, तन्हा कर दिया और आज मैं बिस्तरे मर्ग पे पहुंच चुका हूं। तो उसके फेस के ऊपर था, होठों के ऊपर था, आंखों में उदासी थी और होठों पे आवाज थी, अफसोस अफसोस अफसोस। उसे जो बीमारी लगी थी उसका नाम था हिर्स और हसद। हिर्स जब उसे लगा तो फिर वो हर काम करने से पहले सोचता था कि इसमें मेरा जाती फायदा क्या है, मैं क्या फायदा हासिल कर सकता हूं। तो अगर उसे फायदा नजर आता तो वो काम करता, वरना वो किसी के काम ना आता। और फिर उसे हसद की बीमारी ने भी घेर लिया। जब वो किसी को कामयाब देखता तो अंदर से जल जाता, उसे तकलीफ होती, ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाता। तो क्या हम जब फौत हो रहे होंगे तो हमारे होठों पे यही अल्फाज होने चाहिए, अफसोस अफसोस अफसोस, या हम कह रहे हों मज़ा आ गया है, स्वाद आ गया है ज़िंदगी गुजारने का। तो दोस्तों, ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है तो फिर ऐसी गुजारिए कि कह दीजिए आखिरी टाइम में मज़ा आ गया यार। तो आज के हमारे मेहमान हैं, तारफ़ करवाता चलूँ, जनाब शाहिद इकबाल साहब, राजा शाहिद इकबाल साहब। ये वीनस क्लब के योगी हैं, वहाँ योगा एक लंबे अरसे से योगा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। राजा साहब कैसे मिजाज है, खैरियत है? आज के हमारे दूसरे मेहमान बहुत इल्मी शख्सियत हैं, बड़ा नॉलेज है उनके पास, पीएचडी डॉक्टर हैं, पाकिस्तान योगा काउंसिल की सरपरस्ती करते हैं, जो कि सेहतमंद पाकिस्तान का अज़म लिए हुए पाकिस्तान में योगा के ज़रिए सेहतमंद बनाने के लिए सरगर्म अमल है। डॉक्टर मोहम्मद अमादुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पहला सवाल डॉक्टर अमादुद्दीन साहब से कि डॉक्टर साहब, आप एक इल्मी शख्सियत, एक टीचर, एक उस्ताद, और फिर वो टीचर और उस्ताद योगा टीचर बना, इस फ़र्क को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मौका दिया मुझे यहाँ पे आने का। और दूसरी बात यह है कि जब मैं योगा नहीं करता था तो मैं बड़ा इंट्रोवर्ट सा प्रोफेसर था, अपने एक सेटअप में, अपने स्टाफ रूम में, अपने हेड ऑफिस में बैठ के, जो आना टाइम लेके आना, बंदे ने टाइम लेके मिलना, उसका ना आज नहीं मुलाकात हो सकती बस, और अपना रिसर्च वर्क, अपना पढ़ने पढ़ाने वाला काम। तो ऐसा लगता था ये ज़िंदगी है, हम जो है वो बड़े जो है और तरफ हैं। फिर एक वक्त आया कि मेरी आपसे मुलाकात हुई। उससे पहले मुझे कमर की दर्द हुई, तो कमर की दर्द के बाद मैंने बेल्ट पहनना शुरू कर दी, बेल्ट पहन के वॉक शक करनी। तो अब लगता था जैसे कि ये बेल्ट साथ ही चलेगी मेरे जब तक मैं साथ रहूँगा। फिर उसके बाद जो है वो योगा मुतारफ़ हुआ, मैं योगा में एक्सरसाइज करना शुरू हुआ, तो उससे मुझे रिलीफ मिला।
होता है इंसान थोड़ा सा ना इसमें लालची है, जब किसी काम से इसको फ़ायदा होता है तो फिर ये उसकी तरफ जो है जाता है। तो मुझे भी लालच फील हुआ कि जो है वो ये वाला काम जो है वो करने से, फिर मैंने एक्सरसाइज करना शुरू की। तो फिर ऐसा चूँकि एक अंदर इनबिल्ड है कि आप एक जो टीचर होता है ना वो बाई बाई पैशन होता है, वो उसका उसके अंदर एक होता है कि उसने किसी को और देना है, जो उसको मिला है वो किसी को दे के जाना है। तो फिर जब मैंने गौर किया कि अगर मुझे ये तकलीफ हुई है तो मुझे इसका हाल ये मिला तो क्यों ना ये मैं और लोगों को भी बांटूं। तो फिर मुझे आपसे मुलाकात हुई और आपने फिर जो है वो इसको और निखारा, तो फिर उसके बाद जो है वो मैं योगा टीचर बन गया। तो क्योंकि टीचिंग मेरे 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 जीन में शामिल है, मेरे दादा भी टीचर थे, मेरे चाचू भी टीचर थे, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। टीचिंग मेरे मेरे जीन में शामिल था। तो मैं फिर पहले प्रोफेसर था, फिर अब मैंने योगा टीच करना शुरू कर दिया। अब इसमें फ़र्क ये है कि जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ, मैं एमफिल की क्लास पढ़ाता हूँ, मैं पीएचडी की क्लास पढ़ाता हूँ, वहाँ पे एक लोग एक सेटअप के लोग आए होते हैं, एक बैकग्राउंड से आए होते हैं, एक तरह के पढ़ के आए होते हैं। मैंने उनको एक्सटेंड करना, प्रोफेस करना होता है कि जी आप इसको बेहतर किस तरह कर सकते हैं। पर जब हम योगा की तरफ जाते हैं तो योगा में एक तरह के लोग नहीं होते, कोई किस बैकग्राउंड का, कोई किस बैकग्राउंड का, कोई इस बात को समझता ही नहीं कि एक्सरसाइज भी कुछ चीज़ है, कोई इस बात को समझता ही नहीं है कि योगा भी कुछ चीज़ है। वो लोग क्या समझते थे कि ये पता नहीं हिंदुओं वाला काम है, प्रोफेसर को पैसे मिलते हैं, जो ये हिंदुस्तान से पैसे आते हैं, जिसकी वजह से ये सुबह सुबह उठ के सारे लोगों को घेर करके ले आता है यहाँ पे। तो फिर लोगों को समझाना कि भाई ये एक्सरसाइज करने से आपका फ़ायदा है, आपको फ़ायदा होगा। तो वो मेरे अंदर जो जीन के टीचिंग के जो जीन थे उनको मैंने ब्रोए कर लाया और फिर लोगों को मैंने जो है प्रोफेस किया कि ये काम करने वाला, तो उसमें जो है वो राजा शाहिद इकबाल साहब, आप कैसे इंटर हुए योगा में? इससे पहले आप क्या करते थे और फिर जब योगा में आए और कैसे आना हुआ? मैं बेसिकली मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और जब मैं रिटायर्ड हुआ ना तो उस वक्त सबसे पहले मेरे सामने जब वो रिटायरमेंट की बुक होती है, पेंशन बुक, वो आई तो यकीन कीजिए कि मेरी फीलिंग जो ना एकदम चेंज हो गई कि मैं बस बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी ख़त्म हो गई है लाइफ, मेरे आगे अब बस अब डार्कनेस है, कोई रोशनी नहीं है। मतलब क्योंकि वो मैं देखता था ना पेंशन वालों की बुक्स देखता था, तो वो बूढ़े अब खड़े होते थे बेचारे लाइनों में लगे हुए बैंकों में, इस तरह की। तो जब मेरे सामने मेरी आई तो मेरी भी फीलिंग्स ऐसी थी कि बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नकारा हो गया हूँ। तो वापडा का घर था, वापडा का ऑफिस था, तो वो घर मुझे छोड़ना पड़ा रिटायरमेंट के बाद। जब मैं घर को छोड़ा तो फिर विनिस में मुझे घर मिला, तो विनिस में मैं शिफ्ट हो गया। वहाँ पे मैंने वॉक शुरू कर दी हल्की फुल्की। मुझे भी प्रॉब्लम थी, ये यूरिक एसिड मेरा बहुत बड़ा हुआ था, तो उसके लिए मैं वॉक करना शुरू कर दी। तो जब मैं विनिस के अंदर गया हूँ तो ये एक मुझे एक रोशनी नज़र आई कि चंद लोग जो है ना वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई मेरी, तो मैं इंटरव्यू हुआ, तो उसके बाद फिर मैं शुरू कर दी मैंने भी योगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो वो मेरी बीमारी चली गई, दूसरा वो जो मेरे अंदर एक डार्कनेस थी, वो जो मेरे अंदर मायूसी थी कि मैं अब रिटायर्ड हो गया हूँ, अब इसके बाद मैं पता नहीं मैं किसी जोगा नहीं रह गया। तो फिर वो मेरे अंदर एक मतलब है कि एक चमक आ गई। कुछ ऐसे सीनियर्स लोगों को देखा जो वाकई वो जो मतलब है कि मुझसे काफ़ी एज में काफ़ी बड़े थे, लेकिन बड़े सेट थे, हेल्दी थे। तो उनको देख के फिर मतलब मुझे मोटिवेट हुआ, तो मैंने भी ये शुरू कर दिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज 4 साल हो गए हैं मुझे डॉक्टर साहब के क्लब में ज्वाइन किए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो बीमारी भी गई। और दूसरा मतलब एक सबसे मुझे जो फ़ायदा हुआ वो जहनी तौर पे मुझे बड़ा इसका फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ जहनी तौर पे? कि मैं जो मायूसियाँ थी, जो मेरे अंदर नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म हो गई। वो मैं आप रिटायर नहीं हुए? अब मैं रिटायर नहीं हुआ, अब मैं दिन ब दिन अच्छे इदारे से तो आप चले गए, हाँ जी, लेकिन योगा ने आपको रिटायर नहीं होने दिया। माशरे में मैं एक जिंदा हो गया। तो ये मेरे अंदर बहुत बड़ी एक तब्दीली आई है, इसका मैं योगा का शुक्र अदा करता हूँ कि ये इन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। डॉक्टर मादुद्दीन साहब, इंसान हर बंदे को टीचर होना चाहिए। जो सीखा है वो आगे सिखाए, जो पढ़ा है उसे आगे पढ़ाएं, ताकि माशरे को आप कुछ डिलीवर कर सकें। आप क्या समझते हैं कि आप योगा के ज़रिए इस माशरे को क्या डिलीवर करने में कामयाब हुए हैं? देखें, उसमें यह है कि सबसे पहली बात तो है योगा का सबसे पहला जो हमारा पाकिस्तान योगा काउंसिल का मिशन है वो ये है कि सेहतमंद पाकिस्तान, ये हमारा मिशन है। तो जब हम कहते हैं ना ये मिशन है कि पाकिस्तान सेहतमंद, उसका मतलब हर मरीज़ जो है वो मेरे मिशन के लिए चैलेंज है कि मैं मरीज़ हूँ।
तो उसको मैंने जो है वो सेहतमंद बनाना है। तो इस मिशन के तहत जो है वो पाकिस्तान योगा काउंसिल का ये मिशन लेके जो हम चले हुए हैं, कोई मरीज़ भी जो है वो मरीज़ नहीं है, वो मेरे लिए चैलेंज है कि ये मरीज़ नहीं रहेगा। तो योगा ने जो है वो, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी शुगर 350 400 शुगर थी और वो किसी मेडिसिन से नहीं होते थे, उनको सिर्फ 3 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने उन्होंने योगा किया तो उनकी अब शुगर जो है वो नॉर्मल 80 90 100, बल्कि वो कहते हैं कभी कभी हलवा भी खा लेते हैं, तो जो है वो शुगर जो है उनकी कंट्रोल हुई। और ये एक ऐसा नशा है, बहुत सारे सुबह उठना बड़ा मुश्किल है, इंसान जो है ना वो पाकिस्तानी पर्टिकुलरली सुस्तुल वजूद है, ये उठा नहीं जाता, बट जिसको एक दफ़ा ये नशा लग जाता है वो फिर सुबह फजर की नमाज तो कम से कम उसकी पक्की हो ही जाती है ना, फजर की नमाज पढ़ के वो हमारे पास आ जाता है। आप योगा को नशा कह रहे हैं? नशा मैं इसको एडिक्ट कहूँगा, एडिक्शन कहूँगा। नशा जो है ना, देखें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब आप नशे की आलम में तो नमाज के पास ना जाए, तो रोटी भी एक नशा है। तो ये जो नशे का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपको नशा और काम शुरू कर दें, मेरा तो मतलब कि आप आदी हो जाए, आदी हो गए आप, जो है वो सेहत एक नशा है। आपसे कुछ चीज़ छिन जाए ना, जिस तरह आप जिस तरह आप नशे की बात आपने शुरू की, नशे को नशा ना दिया जाए तो टूटा फूटा नजर आता है, इस तरह अगर सेहतमंद बंदे से सेहत छीन ली जाए तो वो टूटा फूटा नजर आएगा। तो इसका मतलब सेहत भी एक नशा है, तो हम सेहत का नशा बेचते हैं कि सेहतमंद रहें, आप सेहतमंद रहेंगे, मुआशरा सेहत। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है जी कि योगा एक नशा है, नशे से भी डोपामीन पैदा होता है। यस नशा जब इंसान ले रहा होता है तो बॉडी में केमिकल जो रिलीज होता है उसका नाम है डोपामीन। जी बिल्कुल। और वो सेम योगा में भी वही डोपामीन ही पैदा होता है जो इंसान को सरूर देता है, जो इंसान को सुकून देता है, जो इंसान के एसाब को रिलैक्स कर देता है। तो आपने ये फिक्रा सही बोला कि योगा भी एक नशा है, लेकिन ये पॉजिटिव नशा है, आपको इम्प्रूव करने वाला नशा है। राजा शाहिद इकबाल साहब, योगा में आने से पहली जिंदगी और योगा में आने की बाद की जिंदगी की तब्दीली के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, इसमें जिस्मानी जो एक्टिविटी है या उसमें जो हमें कुछ बेनिफिट्स हैं वो तो हैं, लेकिन हम जो घंटा 1.5 घंटा तो गुजारते हैं ना, उसमें हमें दिमाग हमारा जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें मुस्बत जो चीज़ें हमारे अंदर आई हैं ना, वो यही है कि मतलब है वो शायद हम बाकी 22 घंटे में वो हासिल नहीं कर सकते कहीं से भी। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसा कोई ऑफिस नहीं है, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जो हमारे मिजाज को, हमारे दिमाग को फ्रेश कर सके, बेहतर कर सके, ज़्यादा अच्छा कर सके। बाकी हम दुनिया के झंझटों में रहते हैं, घर के मामलात हैं, बच्चों की शादियां करनी है, हमें इनको बहुत सारे और चीज़ जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन यहाँ 2 घंटे जो है ना बिल्कुल हम फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, बिल्कुल वो नौजवान लड़के बन जाते हैं। वो सारे जो योगी हैं वो सारे दोस्त हो जाते हैं और वो ऐसे ही होता है जैसे हम किसी प्राइमरी स्कूल के दोस्त हैं। तो इससे ये हमें दिमागी तौर पे इसमें बहुत फ़ायदा होता है, और वो जो 2 घंटे हैं वो 22 घंटों पे हावी रहते हैं। आपके वाबटा वाली नौकरी जॉब ने जो आपके एसाब के ऊपर, आपको जहन के ऊपर जो दबाव स्ट्रेस डाला था, जी, क्या योगा उसको रिलीज करने में कामयाब हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है सर। वहाँ तो देखें, वहाँ तो हम सुबह जाते थे ना तो एक सोच लेके जाते थे, ये करना है, ये पेंडिंग काम है, ये मतलब है कि जो हमारे किसी अथॉरिटी ने हमें जिम्मेदारी लगाई हुई है उसको हमने करना है, आज उसका मीटिंग है, उसका जवाब देना है, वो कैसे करना है। रात को भी वही सवार, दिन को भी वही सवार, और ऑफिस जाते हुए भी वही सवार होता था। वहाँ जाके फिर वो मतलब डिलीवर करना, कुछ हो जाना, कुछ ना होना। लेकिन योगा जो है इसने तो सारा ही हमें वो क्लीन वॉश कर दिया। जिम्मेदारियाँ तो खैर वैसे ख़त्म हो जाती हैं चले रिटायरमेंट के बाद, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑफिस की भी, दुनिया की भी और घर की भी। ये योगा का सबसे बड़ा मुझे जो बेनिफिट मिला है वो है कि मैं बॉडी के साथ साथ जो दिमागी तौर पे मैं बहुत फ्रेश हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे इसके मुस्बत असरात मिले हैं। डॉक्टर माधुद्दीन साहब, आपकी जॉब तवान इकबाल में है? जी सर, मैं नमल यूनिवर्सिटी में, नेशनल यूनिवर्सिटी मॉडर्न लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस की नमल यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह आप मैं प्रोफेसर हैं। जी माशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि योगा में आने के बाद, योगा शुरू करने के बाद आपका यूनिवर्सिटी में भी कुछ तब्दीली आई, आपका रवैया चेंज हुआ, कुछ बेहतरी आई? देखें, योगा जो है ना वो इंसान को बदल देती है।
अब इंसान के जहाँ भी तल्लक होंगे, मेरे घर में तल्लकात जो हैं वो बेहतर हुए, मेरे स्टूडेंट के साथ तल्लकात अच्छे हुए, मेरे सीनियर के साथ तल्लकात अच्छे हुए। योगा असल में आपकी शख्सियत, आपके माइंड को बेहतर कर देता है ना। तो जब आपका माइंड ही ठीक हो जाएगा तो आपके ऑर्गन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, आपको गुस्से वाली कैफियत नहीं पैदा होएगी, आपको ये होएगा नहीं कि भाई ये मेरे से ज्यादती कर रहा है। वो योगा मेरी तरफ से कोई नुकसान, वो कमी रह गई है जिसकी वजह से ये हुआ है। मैं उसमें एक आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे एक दोस्त थे, तो वो कहते थे मेरे ना वालिद साहब हमेशा डांटते थे और वालदा डांटती नहीं थी कितना भी हो। कहते एक दिन मैंने कहा कि मैंने आज ऐसा कुछ करना है कि वालदा डांटे, मुझे ज़रूर डांटे। कहते मैं गया तो मैंने जो है वो खाना दिया, तो खाना पीढ़ियों पे बैठ के हम खाना खाते थे, मैं पीढ़ी की बैठने के बजाय मैं नीचे बैठ गया। माँ ने कहा बेटा ऊपर बैठो। अच्छा, कहता मैं ऊपर बैठ गया। कहता उसके बाद माँ ने मुझे रोटी दी, तो होता था कि दाएं हाथ से खाना है, तो कहता मैं दाएं की बजाय बाएं हाथ से खाना। उन्होंने कहा बेटा बाएं हाथ से क्यों खाए जा रहे हो, दाएं हाथ से खाते। कहता है मैंने दाएं हाथ से खाने। कहता है उसके बाद जो है वो मैंने नवाला लिया तो नवाला नीचे गिर गया। कहता है मेरा ख्याल था कि अब माँ मुझे जो है वो एक अद लगाएगी कि भाई तुम क्या कर। कहती मेरी माँ ने मुझे जफ्फी डाली और कहा मेरा बेटा आज ठीक नहीं लग रहा, जो कि लगता है कोई तबीयत ठीक नहीं जो इस तरह की जो है वो हरकतें कर रहे हैं। तो अब वो कहता है मैं फिर रोने लग पड़ा कि माँ वाकई शफीक है। तो सो आपका दिमाग जब माँ बन जाता है, शफीक हो जाता है, तो आपको अगले की बात बुरी लगती नहीं, फिर ये लगता है मेरे से कोई कमी रह गई है, कोई इसमें आज प्रॉब्लम है, उसको बंदा सीने से लगाता है, पूछता है क्या बात क्या है। तो यूनिवर्सिटी के मामलात, घर के मामलात, लोगों के साथ जो है आपके समाजी मामलात, वो योगा करने से आपके बिल्कुल बेहतरीन हो जाते हैं और लोगों को पता लगता है कि इसमें चेंज आ गया है। मतलब मैं तो चेंज फील करता ही हूँ ना, तो जिनके साथ मेरा राब्ता है वो भी समझते हैं कि भाई बहुत बर्दाश्त हो गई। अब वो कहते हैं मतलब डॉक्टर साहब के अंदर बहुत बर्दाश्त, इसको गुस्सा आता ही नहीं है। वो कहते हैं पिता निकाल दिया इसने, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ अंदर ही, सारा कुछ अंदर ही है। और मैं अच्छा खासा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन जब हो तो आप थोड़ा सा हैपर होना पड़ता है बाज़ का, पर अब जब से योगा शुरू किया काम ही लेना ना। आप क्या समझते हैं कि आपकी बॉडी से योगा ने क्या निकाल दिया है? मेरी बॉडी से योगा ने गुस्सा पहली बात निकाल दिया, दूसरा ये बात निकाल दी कि सब लोग गलत हैं। पहले ये था कि पढ़ते पढ़ते मतलब एक स्टेज आती जब मैं पीएचडी कर गया तो अब मुझे लगता था कि ये मैंने चूंकि पढ़ाई एक अचीव कर ली है तो बाकी ये नहीं कर पाए तो ये ठीक नहीं पढ़ते, ये पीछे रह गए हैं, ये कहीं काम नहीं सही कर रहे। पर उसके बाद ये पता लगा कि नहीं सब ठीक है, हर किसी को एक एक रोल मिला हुआ है अल्लाह की तरफ से, उसने वो रोल करना है जो 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 मैं हूँ, मेरे पास मेरा रोल है, मैंने उसका हिसाब देना है। जो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, अगर उसमें गलती खामी है तो मेरा कसूर, मैं उसको सिखा नहीं सका, तो फिर मैंने सिखाना शुरू कर दिया। तो अब उसकी वजह से जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर भी मेरे मामला बेहतर हो गए हैं, जो दोस्त अहबाब थे मेरे साथ वो उनके भी मामला बेहतर हो गए, और मेरे अंदर जो है बर्दाश्त का लेवल बहुत बेहतर हो गया कि मैं बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर, और वक्त के साथ ठीक हो जाती हैं। मतलब बंदा जो है ना वो एक इमोशन आते हैं तो वो कहते हैं 10 से 12 मिनट के इमोशंस होते हैं, अगर उन 10-12 मिनट को आप मैनेज कर जाएं तो फिर मामला ठीक हो जाते हैं। 10-12 सेकंड 10-12 सेकंड तो आप 10-12 सेकंड वाला कोई, उससे पहले होता है 10-12 सेकंड में हम कई एक्शन कर चुके होते थे जिनको वापस करना फिर मुश्किल हो जाता है, बहुत संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपने गुस्से पे चंद लम्हात के लिए कंट्रोल कर लें, खामोशी इख्तियार कर लें, तो आप एक बहुत बड़े साने से बच सकते हैं। राजा शाहिद इकबाल साहब सर, आपकी अगर आपको ये योगा दौरान ड्यूटी मिल जाता तो फिर क्या होता? फिर तो सोने पे सुहागा था जी। फिर तो बहुत ज़्यादा इसमें बेहतरी आ सकती थी, मेरे ऑफिस वर्क में भी बेहतरी आ सकती थी, मेरे मतलब जो डिलीवर करना था मैंने उसमें बेहतरी आ सकती थी, और इसी तरह मतलब जो जितने भी मेरे ऑफिस के मामलात में उसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती थी। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, तो आज भी अल्लाह का शुक्र है, जो मुझे ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं इस तरफ आ गया हूँ, तो मैं बेहतर हो गया हूँ। मैं जो ना वो एक अच्छी मुझे किरण। कितनी उम्र है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त 64 साल का हूँ। ओ हाँ जी, आप 64 साल के हैं? 64 साल का हूँ माशाल्लाह। और डॉक्टर मादुद्दीन साहब आपकी एज क्या है? 57 ईयर का हूँ। 57 ईयर के, आप तो 25 साल के जवान ही लगते हैं और माशाल्लाह आप 40 साल के। ये जो उम्र होती है ना, ये सर एक हिंसा होता है। उम्रें जो होती हैं ना वो 2-3 तरह की उम्रें होती हैं। एक उम्र वो होती है जिस दिन आप पैदा हुए, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई, वो बदल नहीं सकता मैं, और एक वो डेट ऑफ बर्थ है, वो आपकी एज है जो आपके दिमाग में है। दिमाग 25 साल का है, वो हम 25 से ऊपर जाने नहीं देते, उसको योगा पकड़ के वहीं रखता है। और एक है आपकी एक्टिविटी, जो देख के लोग अपीयरेंस से पता लगता है ये कितनी एज का है। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं, आज भी जब हम पानी की बोतल उठा लेते हैं, जब कर लेते हैं, जिसका जगह भी काम हो, कहते हैं नहीं यार ये मतलब जो है गेटअप ही प्रोफेसर का इस तरह अंदर जवान है अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह योगा ने जो है वो एज वापस कर दी है। इंसान की 3 उम्रें होती हैं,
एक डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश। दूसरी उम्र है जो दिखती है, जो नजर आती है। आप कितने साल के नजर आ रहे हैं? 40 के हैं 60 के लगते हैं, और 60 के हैं तो 40 के लगते हैं। एक दूसरी उम्र। और तीसरी उम्र है आपके जहन की उम्र, आपकी सोच की उम्र। दिल होना चाहिए जवान, उम्र की रखिया। एक उम्र हमारे कंट्रोल में नहीं है, डेट ऑफ बर्थ। बाकी दोनों उम्रें हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमेशा जवान रह सकते हैं। वो है अपना ख्याल रख के कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिंदगी आपको मिली है एक दफा, दोबारा नहीं आनी, तो क्यों ना इसे गुजारने की बजाय जीना शुरू करें। आपके बस में है कि आप गुजारते हैं या जीते हैं, और अगर जिएंगे तो दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करेंगे और खूबसूरतियां आपकी मुंतज़िर हैं। हमारे साथ हैं राजा शाहिद इकबाल साहब, एक रिटायर ब्यूरोक्रेट, एक ऑफिसर। उनसे पूछने का राज साहब, रिटायरमेंट की जिंदगी, जब बंदा रिटायर होता है ना, जो एक सीट पे होता है तो बड़ा प्रोटोकॉल, ऐसा ही है। बेल बजाई पानी, बेल बजाई चाय, ऑर्डर। ऐसा ही है। इंसान समझता है मेरे पास एक ताकत, एक पावर है, और रिटायरमेंट के बाद फिर वो सब कुछ छिन जाता है। ऐसा ही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने रिटायर भाइयों को, जो कि रिटायरमेंट लेके घर उनका पहला दिन है, उनको जिंदगी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? ये बहुत अच्छी बात की कि अक्सर जो है, जो ख़ास अहम ओहदों पे होते हैं ना लोग, और वो समझते हैं कि यही ज़िंदगी है, शायद फिर हमने रिटायर नहीं होना, सब सारा कुछ यही है। जब वो हाथ में पेंशन बुक आती है, फिर वो आगे पीछे देखता है यार कि मैं तो बस ख़त्म, कल तो मेरा ये ऑफिस नहीं है। तो ऐसा है कि लोग कुछ इतनी ज़्यादा फीलिंग्स ले लेते हैं कि विद इन मंथ, विद इन सम वीक्स अगले का ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वो ये मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे हाँ लोग जी, फौत हो कि जाते। वो बेचारे जब उनको घर में भी वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता, वो भी समझते हैं भी बस हम बाबा जी आ गए ना, चलिया कारतूस। हाँ जी, और ऑफिस में भी वही होता है। तो फिर वो क्या होता है कि फिर वो मायूसी के अंधेरों में चले जाते हैं। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ऐसे ही एक लम्हा आया था मायूसी का, शुरू की मैंने अर्ज़ किया कि ये हर आदमी पे आता है। एक दफ़ा एक आंखों में अंधेरा छा जाता है कि यार मैं तो वो शेर, अब तो शेर की खाल भी उतर गई, तो कुछ नहीं रहा। तो फिर वो जब अपनी एक प्रैक्टिकल एक्चुअली लाइफ में आता है, और खुशकिस्मती से अगर उसकी औलाद अच्छी है तो वो तो चले चंद दिन अच्छे गुजार लेता है। अदरवाइज़ फिर वो मायूसियों में, और कभी सोना, कभी लेटना, कभी अंदर कभी बाहर टीवी देख लिया। लेकिन अगर वो बंदा, अगर उसकी गुड़ला क्या है, वो किसी ग्राउंड में चला जाता है, किसी पार्क में चला जाता है, उसको ये एक्टिविटी मिल जाती है योगा वाली, तो फिर उसके लिए एक ज़िंदगी की उमंग जो है ना वो जाग उठती है। फिर वो देखता है कि हाँ यार ये तो ज़िंदगी अब मज़े वाली है, तो ठीक है, ये जो जिम्मेदारियाँ थी वो ऑफिस की वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये तो बहुत प्यारी ज़िंदगी मैंने एक चूज़ की है, और उसके लिए वो वाकई उसके लिए एक बहुत किसी नेमत से कम नहीं होती है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि किसी को ग्राउंड मिल जाए, किसी को योगा मिल जाए, किसी को एक्सरसाइज मिल जाए, और वो कंपैरेटिवली उन लोगों से वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, दिमागी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। बड़ी खूबसूरत बात है कि आप अपने आप को रिटायर ना समझिए, कि आपके जहन की पैदावार है, आपके पास करने के लिए बहुत से काम हैं। आप अपने गुमशुदा क्लास फेलोज तलाश कीजिए, कहाँ कहाँ हैं 5वीं जमात के क्लास फेलो, 8वीं जमात के क्लास फेलो, मैट्रिक के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के दोस्त कहाँ हैं, उन्हें मिलिए। अपने रिश्तेदारों में आप दोस्त हैं, आपके जो दोस्त हैं, जिनकी दोस्ती से, उनसे मिलिए। अपनी सिस्टर के घर गए हुए आपको कई साल हो गए हैं, उनके घर जाइए। अपने बुजुर्गों के घर जाइए, रिश्तेदारों से मिलिए, सफ़र कीजिए, सैर कीजिए। आप रिटायर नहीं हुए,
ये आपका जहन कह रहा है। मत कबूल कीजिए अपनी रिटायरमेंट। अभी जिंदगी बड़ी खूबसूरत, जिंदगी शुरू ही रिटायरमेंट के बाद होती है। दुनिया में जिंदगी शुरू रिटायरमेंट के बाद होती है, और पाकिस्तान में हम रिटायर होने के बाद अपनी जिंदगी को खत्म समझ लेते हैं। बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा फर्क है। डॉक्टर अमादुद्दीन साहब, आप क्या कहते हैं कि आप रिटायर होने के बाद कैसी लाइफ गुजारेंगे? देखें, इंसान जो है ना तब तक रिटायर नहीं होता जब तक कब्र में ना चला जाए। आए हाय, वाह क्या तो खूबसूरत जुमला। अच्छा, तब भी रिटायर नहीं होता, इंसान नहीं होता। मुंतकिल होता है, मुंतकिल मतलब होता एक है। जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। तो रिटायरमेंट ये है, जो जिस तरह आप बता रहे हैं, रिटायरमेंट ये है कि आपके पास एक पोजीशन थी, आप वहां से मुंतकिल हो गए किसी और, तो रिटायर नहीं हुए आप, और रिटायर नहीं होंगे आप। आपने ये मानना ही नहीं है कि मैं रिटायर हुआ हूँ। और उसका मैं सब जो रिटायर होने वाले हैं, जो नहीं रिटायर, जो जिंदा है, हमें चाहिए कि लाहौर पाकिस्तान के अंदर कोई पार्क खाली न रहे। जब हम पार्क फुल कर देंगे तो हम अस्पताल वीरान कर देंगे। तो हमारा मिशन ये है कि अस्पताल होंगे वीरान जब पार्क होंगे आबाद। तो हमें पार्कों को जो है वो अपना बसेरा बना लेना चाहिए। आप चाइना जाएं तो चाइना में आपको कार्ड मिलता है, वहाँ पे 2 घंटे आपने पार्क में जरूर सर्व करना होता है। बेशक आप वहाँ जाके बैठे जाएं, एक्सरसाइज ना करें, कुछ ना करें, बट 2 घंटे आपकी पार्क के अंदर एंट्री होनी चाहिए, एग्जिट होना चाहिए। आप वहाँ पे पहुंच जाएंगे तो आप देखते हैं वहाँ पे 90-90, 95-95 साल के लोग फिर रहे हैं, तो मुझे क्या तकलीफ है, मैं बैठा हुआ हूँ। तो आप भी चल पड़ते हैं। तो जब इंसान चल पड़ता है ना, ये सारे जो इंसान के मसल्स हैं, जो ब्लड है, ये सारा ये चलने के लिए बना हुआ है, ऐसा ही रुकने के लिए, बैठने के लिए तो बना ही नहीं हुआ। जब आप बैठेंगे तो इसका मतलब आप नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। तो नेचर ये कहती है कि आप चलें। जब आप चलेंगे तो आप रिटायर हो ही नहीं सकते। रिटायर तो अब होते ही नहीं, होते ही नहीं है। ये आपको एक जगह पे, जहां पे आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जी, ड्यूटीज थी, जो आपने हर सूरत करनी थी, आप उसे पसंद करते हैं या नहीं करते, आप उनको कर रहे हैं। हाँ, सही। वो तो सख्त काम था ना। अब जब आप वहां से फारिग हो गए तो कोई आपका बॉस नहीं है, आप अपने बॉस खुद बन गए। क्या आप अपने बॉस खुद बन गए हैं? तो फिर आप रिटायर कहाँ हुए? फिर तो आपकी खूबसूरत लाइफ शुरू हो गई ना, आपकी मजेदार दौर जिंदगी का शुरू हो गया। फिर आप घूमे, शुमाली इलाका जाते जाएं, झील सैफुल मलूक देखें, हाँ जी, कुमराट जाएं, कलाम जाएं। आप क्यों अपने आप को ये कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है? ये आपकी सोच है। जिंदगी शुरू हुई है। आपकी तफरी, एंजॉयमेंट, दोस्तों से मिलना, क्लास फेलोज की लिस्ट बनाएं, उनको एक एक ढूंढे जो जहां पे है। देखिएगा कितनी खूबसूरत लाइफ हो जाती है। और फिर पार्क में दोस्ती दोस्त, योगा में दोस्ती दोस्त, सारा दिन हल्ला गुल्ला, सारा दिन गहमा गहमी। तो एक्टिव रहिए ना जी, बिल्कुल। अपने आप को मत समझिए कि मैं अब रिटायर हो गया हूं, फारिग हो गया हूं। अब तो आप पहले, आपके जितने भी, आप जिस बड़े भी ओहदे पे काम कर रहे थे, आपके ऊपर बॉस था, एक जिम्मेदारी थी। लेकिन जब आप रिटायर हो गए हैं, अब कोई बॉस नहीं रहा आपके ऊपर सिवाय बेगम के। वो भी ब्लेसिंग है, वो बॉस भी ब्लेसिंग है। अच्छा, वो आपका बड़ा ध्यान रखती है। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद मैंने सुना है कि अफसर रिटायरमेंट के बाद बेगम से बड़ा डरते हैं। होता है कि अब ज्यादा टाइम यहाँ गुजारना पड़ेगा। ये राय साहब, आप क्या कहते हैं? सर ऐसा ही है, सुबह शाम वही चेहरा देखना। अच्छा, हाँ जी, ऐसा है कोई एलिमेंट? हम भी उनका चेहरा देखते हैं, वो भी हमारा चेहरा देख देख के, तो फिर आदमी थक जाता है सर। तो आप सैर करने जाए ना, दोस्तों से मिले ना, ना देख, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वही रूटीन रखें, वही टाई लगाएं, कोट पहने, वही लिबास पहने, और फिर पहुंचे वहां। ऐसे ही करते और बाग में जाएं, बाग में जनाब अटखेलियां करें, शरारतें करें। आपने साथ वाले पार्क में कोई गेम स्टार्ट करें, योगा करें, जिम ज्वाइन कर लें। आप लड़कों वाली खूबसूरत तिखे रंग की यानी कि शर्टें खरीदें। हाँ जी, नहीं पहनते हैं, सुबह पहनी भी थी मैंने सुबह। तो ऐसे ही सर, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो आदमी अपने आप को एक्टिव रखेगा, इसी तरह वो बहाने तलाश करे, बस किसी दोस्त के पास जाने के, हर तरफ बहाने। हाँ जी, मतलब बहाने तलाश करे कि मौके मौजूद हैं। हाँ जी, मौके जो ना वो आते हैं जिंदगी में, दोस्तों के, किसी के बच्चे की शादी है, किसी के वो वाली बात की सिस्टर के पास जाना है, किसी भांजे के पास जाना है, तो आप मौके ढूंढें, आप बस तलाश करें, बहाने तलाश करें और अब चल पड़े, सफर करें। पैसे थोड़े खर्च करें ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऑफिसर्स को कहें ना, अपने रिटायर भाइयों को कि थोड़े पैसे खर्च होते हैं, वो थोड़ा ना पैसे खर्च करने से घबराते हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं दोस्त,
वो सारी ज़िंदगी समझते हैं कि शायद ये है हमारा पैसा ठीक है, बच्चों के लिए आपने बहुत कमा लिया, उनको पढ़ा लिखा लिया, उनकी शादियां कर दी हैं, जिम्मेदारियों से आज़ाद हो गए, आप खुदारा आप, बल्कि मैं तो कहता हूँ अकेले ही ना निकले, दोनों मिस्टर एंड मिसेस। हाँ जी, हाँ जी, उसे टाइम दें, उसे साथ लेके जाएं। हाँ। वो आपसे लड़ेगी नहीं, हाँ आपसे वो उसका रवैया बहुत बेहतर हो जाएगा जब उसे आप एक टूर, ये टूरिज्म कंपनी वाले थोड़े से पैसों में ले जाते हैं। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। 15,000 रुपए में, 10 से 15,000 रुपए में आपको टूर करवा देते हैं। सही है, सही। तो आप टूर करें, घूमें फिरें, एंजॉय करें। बिल्कुल। तो बस बच्चों के लिए जो आपने कमा लिया कर लिया बहुत है, अब आप अपने लिए जिए। आप हाँ जी, अपनी भी जिंदगी शुरू करें ना, शुरू करें। अपने कपल जो हैं उनको आप अपने जीवन साथी को साथ लेके चलें और आप एंजॉय करें। आप मतलब हफ्ता 10 दिन रहें, बजाय कि वो कुकिंग कर कर के बेचारी वो भी थक जाती हैं। तो ठीक है, आप ज़रा ऑर्डर दें, ज़रा खाने आए, आपका नाश्ता आए, आपको ऑर्डर पे लंच आए, आपको ऑर्डर पे डिनर आए, तो ये एक ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे होते हैं। धूप में बैठ के अखबार पढ़ें। हाँ जी, सर्दियों में चारपाई यानी कि धूप में डाल के ऊपर कंबल लेके सोएं। आप रिटायर हो गए हैं, आप तो कोई ड्यूटी नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, इतने काम है आपके पास खूबसूरत लाइफ बनाने वाले। कोई शक नहीं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इंसान को रिटायरमेंट के बाद बहाने चाहिए कहीं कहीं जाने के। भाई आपको एक छुट्टी होती है संडे वाले दिन, तो आपको कितनी खुशी होती है कि सुबह मैं रज के सोवांगा। ऐसे ही है। हाँ जी, 11 बजे तक सो लूंगा, 12 बजे तक सो लूंगा। तो आपको पक्की छुट्टी मिलनी है और आपने अपने मुंह को बसोरा हुआ है। मुंह पे 12 बजे आए हुए कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो अब आपको पक्की छुट्टी मिलने वाली, छुट्टियां गुजारें। देखिए पानी भी भाई हनीमून मना लें। जाएं किसी एज में, इसके लिए कोई एज नहीं चाहिए। बेगम को कहें आइए हम एक टूर लगा के आते हैं। ये बहुत अहम चीज़ है जिंदगी का। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम नॉर्दर्न एरिया जाएं, लाहौर के अंदर पार्क में चले जाएं, आप बेगम और आप जाएं, आइसक्रीम खाएं, कोई मतलब किसी जगह से जूस पिएं, आउटिंग करें। मतलब आप उस घर वाले मॉल से निकल के बाहर जाएंगे, एक दूसरे को करीब कुर्बत करें, तो फिर जो है वो बहुत साथ देने वाली है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी स्कालोजिस्ट है, वो मुझे कभी 1-2 माह बाद कहती है कि डैड उकता गए हैं घर से, आज हम रात यानी किसी और बाहर किसी फार्म हाउस पे गुजारेंगे, या हम किसी इदारे का गेस्ट हाउस आपके दोस्त हैं उनसे बुक करवाएं, तो हम बाहर जाके 1-2 रात रह के आते हैं। यानी सैटरडे और संडे की रात बाहर रहे, सारा दिन वहां रहे, और या एक रात रह के आए, तो बड़ा चेंज आ जाता है। कहीं आप अगर दूर नहीं जा सकते तो नजदीक थोड़ा माहौल चेंज करें, एंजॉय करें, सारे फोन बंद कर दें। एक दिन आप रोटी छोड़ के फ्रूट के ऊपर रहें, ठीक है। एक दिन आप यानी फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। एक दिन आप कोई कपड़े चेंज नहीं करेंगे, नहीं नहाएंगे, कोई शेव नहीं करेंगे। सही है। अब तब्दीलियां लेके आए ना, थोड़ी थोड़ी चेंज लेके आए। और चेंज इज ऑलवेज हेल्दी, मतलब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जब भी चेंज होती है वो हेल्दी होती है। आप जिंदगी को थोड़ा बदले ना रूटीन में, बिल्कुल रूटीन से हट के, तो आपकी जिंदगी खूबसूरत होती चली जाती है। और मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। बेशक आप हमें रिटायरमेंट के बाद कहते हैं हम बूढ़े हो गए हैं, बात कहीं और चली गई थी। वापस आते हैं योगा के ऊपर, क्योंकि ये प्रोग्राम हेल्थ का है, तो बात तो ये भी हेल्थ की ही थी, लेकिन ज़हनी हेल्थ की थी। डॉक्टर माधुद्दीन साहब, योगा समझते हैं आपके बाकी एक्सरसाइज और योगा में क्या फर्क है? देखें, बाकी मैं चूँकि पहले बैडमिंटन खेलता था बहुत, मतलब आउट क्लास, मैंने अंडर 19 में पाकिस्तान का जो है वो मैंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। मगर जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो एक सर्टन पीरियड 2005 में मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हुई। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरा वो एक्सरसाइज स्टैंडिंग ये वो सारा किया। उसने कहा क्या आपकी रूटीन क्या है? मैं इस तरह मैं घंटा को आधा घंटा शाम को जो है वो बैडमिंटन खेलता हूँ। कहते हैं अब छोड़ दें। क्यों, क्या मतलब है छोड़ दूंगा तो मेरा क्या बनेगा? उसने कहा अब ये घुटने बचा लें, ये घुटने आपके जो है चलने के काबिल रह जाएंगे। आप जिम करते हैं तो आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो एक पीरियड के बाद आपका जो है वो जो है स्किन सारी लटकी हुई मिलती है आपको। आप कोई और एक्सरसाइज कर लें वो फॉर एवर नहीं कर सकते, पर योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसी रूटीन है, इसको आप मरते दम तक कर सकते हैं।
और योगा जो है वो उसमें आसन भी हैं, उसमें आपकी ब्रीथिंग है, उसमें प्राणायाम है, उसमें मतलब योगा जो है वो एक मुकम्मल आपके आखिरी लम्हे तक जो है वो आपके साथ देने वाली बात है। और योगा सिर्फ यही नहीं है कि आपकी जो है वो सिर्फ बॉडी को हेल्थ देती है। मैं उसमें एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक दोस्त मेरे पास आया कि यार हर वक्त जो है ना बुरे बुरे ख्यालात आते रहते हैं कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, फलाना ये कर गया, खान साहब के साथ क्या हुआ है, फलाना के, तो ऐसे ना, तो कहते मैं काबू नहीं कर पा रहा अपने ख्यालात को। मैंने कहा अगर किसी को आप हाथ निकालते हो तो किसी को हाथ दे मारते हो तो कोई कहेगा तुम्हारा हाथ तुम्हारे काबू में नहीं था? कहता नहीं, कौन मानेगा ये बात कि मेरा हाथ मेरे काबू, मेरा हाथ है तो मेरे काबू, तो मेरे ख्यालात भी आपके काबू में नहीं चाहिए। कहता फिर किस तरह होंगे? मैंने उसको कहा आप मेरे सामने बैठ जाओ, आपने सिर्फ ये करना है कि आपने सांस लेना है और ध्यान ये रखना है कि सांस आपने आराम से लेना है, आपके नाक के बाल हिलने नहीं चाहिए, और आपने सांस लेना है, उसके 4 सेकंड लें, 5 सेकंड लें, फिर आपने उतनी देर उसको होल्ड करना है, आप उस सांस को होल्ड करना है, फिर आपने उतनी ही देर में उस सांस को निकालना, फिर निकालने के बाद अगला सांस नहीं लेना आपने। अब ये सारे प्रोसेस में अगर आपका आधा मिनट लगता है, आपने 2-3 मिनट मेरे सामने बैठ के ना ये वाली एक्सरसाइज करो। उसने ब्रीथिंग शुरू की करने के बाद 4 मिनट के बाद कहता है, मैंने कहा सुनाओ, कहता है ठीक है जिस तरह सांस लेते थे। तो मैंने को सोच आई है कि गवर्नमेंट क्या कर रही? कहता नहीं यार ये तो सोच ही को नहीं आई, ये तो बात, मैं इसका मतलब तुम्हें सांस ले ही नहीं रहे, तो सांस तो खुद ब खुद आए जा रहे हैं, दिमाग को आपने इंगेज ही नहीं किया, तो दिमाग जो मर्जी सोची जाए। तो सोचिए जो योगा है ये ऐसी एक्सरसाइज है कि जो आपको इंगेज रखती है, आपको बहुत सारी नेगेटिविटी से ख़त्म कर देती है। तो योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योगा एक मुकम्मल आपके लिए पैकेज है जो कि हर लिहाज से आपको फिट देखना चाहिए। माशाल्लाह, योगा एक मुकम्मल पैकेज है। राजा शाहिद इकबाल साहब, आप अपने रिटायर भाइयों को सामने अपने कैमरे में देख के क्या पैगाम देना चाहेंगे 30 मिनट में? सर मैं तो यही अर्ज़ करूँगा कि प्लीज़ आप बाहर निकलें, स्पेशली नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद आप उठें, जल्दी रात को सोएं और सुबह उठें, और नमाज के बाद फ़ारग जो भी टाइम मिलता है आपको, घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, उसमें आप अपनी एक्टिविटी जो है ना वो इसमें एक्सरसाइज में गुजारें, योगा में गुजारें। स्पेशली जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि बाकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसमें हमें उसके बाद ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, लेकिन ये वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें आप सारी ज़िंदगी मर 100 साल के भी हो जाएंगे, आपको इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे, इसकी आपको मुस्बत चीज़ें मिलेंगी, आपको ये ज़िंदा रखेगी और पॉजिटिव ज़िंदा रखेगी, हेल्दी ज़िंदा रखेगी। तो मैं तो यही सब रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, या जितने भी रिटायर्ड पर्सनस हैं, कि वो आएँ और अपने बिस्तर को छोड़ें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम को साथ लेके आएँ, इंशाल्लाह भी वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी, ये हमारा दावा है जी। डॉक्टर माधुद्दीन साहब, आपसे बड़ा मज़ा आया, बहुत नॉलेज है आपके पास, लेकिन इंशाल्लाह आपको अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद आपसे बड़े अच्छे अच्छे सवालात और जवाबात होंगे, आपसे नॉलेज लेंगे। आप नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए मैं आपको ये कहता हूं कि जो आप सोच सकते हैं ना वो हो सकता है। अल्लाह ताला कहता है क्या बात कि आप मेरे से जो गुमान करोगे ना मैं वो करता हूं। तो हम गुमान ही अच्छा करें कि मैंने सेहतमंद रहना है, मुझे सेहत मिलनी है, अल्लाह ने सेहत देनी, क्योंकि नेमतें हैं, जो आपकी बीमारी है वो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। तो अल्लाह ताला क्यों आपको बीमारी की नेमत देगा, सेहत की नेमत क्यों नहीं देगा? ये हम हैं जो जो बीमारी वाली नेमत उठा लेते हैं और सेहत वाली नेमत छोड़ आते हैं। तो उसके लिए मैं यही पैगाम दूंगा कि आप अपने सारे दिन की रूटीन के अंदर कम से कम 1 घंटा जो है वो आप पार्क को दें। आप पार्क को जो है जब देंगे तो पार्क आपको सेहत देगा। तो उसके लिए योगा से बेहतरीन, जैसा मैंने पहले बताया, कोई और एक्सरसाइज है नहीं, और ये बिल्कुल मॉडर्न जो है वो सेहत है, और दुनिया बहुत पैसे लगा के ये करती है, मगर पाकिस्तान योगा काउंसिल को ये एजाज़ हासिल है कि हम ये फ्री ऑफ कास्ट सुबह दिन में जो है वो 1 घंटा एक्सरसाइज कराते हैं। अपने करीबी पार्क में चले जाएं। अगर आपके पार्क में योगा नहीं होता तो आप मेरे से रब्ता करें, आप हमारे चेयरमैन साहब से रब्ता करें, पैटर्न चीफ साहब से रब्ता करें, हम वहाँ पर आपको टीचर देंगे, आप वहाँ पर एक्सरसाइज करें और 1 घंटा एक्सरसाइज करें, और उसके बाद 1 महीने के बाद मेरे पास है जो भी आपके पास नेगेटिविटी थी या आपके जो ख्यालात खराब थे वो ठीक ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं उसका। वाह क्या बात है, आपने जिंदगी को खुद खूबसूरत बनाना है। जिंदगी खूबसूरत होती नहीं है, ये बनानी पड़ती है। आज जो आपके सामने कामयाब इंसान हैं वो पैदा होते ही कामयाब नहीं थे, उन्होंने मेहनत की। दुनिया में 2 ही तो फार्मूले हैं,
एक नाकाम लोगों वाला फार्मूला और एक कामयाब लोगों वाला फार्मूला। तो क्यों ना हम फार्मूला तो लगाना ही है, कामयाब लोगों वाले फार्मूले ज़िंदगी में लगाएं और ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ हम समेटें। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको ऐनक उतारने के लिए चंद मशवरे दूंगा, चंद टोटके बताऊंगा। उसमें सबसे पहला कि अपने पाँव के तलवों की मालिश किया करें, आपकी नज़र तेज़ होगी। नज़र को तेज़ करने के लिए, बल्कि बहुत सी जिस्मानी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए पाँव की मालिश अक्सीर है। इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। अगर इस प्रोग्राम में मैं फ़ायदे बताने शुरू कर दूं तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। दूसरा है, आप सौंफ, बादाम, काली मिर्च, भुने चने का एक सफ़ूफ बनाएं। अगर शुगर है तो उसमें मिश्री ना डालें, अगर शुगर नहीं है तो मिश्री डाल सकते हैं। उस सफ़ूफ को रात सोने से पहले एक चम्मच खा के सोएं, ऊपर से पानी नहीं पीना, आपकी नज़र तेज़ होगी। सौंफ और बादाम दोनों आपकी नज़र को बहुत तेज़ करते हैं, ये आपकी रोशनी को बेहतर करते हैं। और तीसरा एक योगा का आसना है कि आप जब भी वुज़ू करें दिन में 3 दफ़ा कम से कम मुंह में पानी भरें, ऐसे पानी भर के उसके बाद आपने 21 दफ़ा आंखें खोल के पानी के छींटे मारने हैं अपनी आंखों को। दिन में 3 दफ़ा, यानी मुंह में पानी भरा, जब मुंह में पानी भर गया तो आपके मुंह की ये कंडीशन हो जाएगी और अब आंखें खोल गई और आंखों को 21 छींटे मारने हैं आपने। इंशाअल्लाह 15 दिन के बाद आपका 1 नंबर कम होगा। मैं हज़ारों लोगों को जानता हूं जो योगा की दुनिया में आए, ऐनक उतार के दूर फेंकी और कामयाब और खूबसूरत लाइफ गुजार रही हैं बगैर ऐनक के। तो आप क्यों नहीं कर सकते? इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।